अब ज़रा यूपी के चौथे चरण के लिए जो वोटिंग हो रही है, 7 बजे जो वोटिंग शुरू हो गई है उसका रुख कर लेते हैं। और मत भूलिए अब से कुछ ही देर बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी, बीएमसी चुनाव को लेकर काउंटिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण खबर है। लेकिन इलाहाबाद से सर्वेश कब से हमारे साथ बने हुए, उनका मैं रुख नहीं कर पाई थी, ज़रा उनका रुख कर लेते हैं। इलाहाबाद में 12 विधानसभा सीटें और 181 उम्मीदवार हैं। कितना दिलचस्प इलाहाबाद का इस बार का चुनाव होने वाला है और कौन से मुद्दे हावी दिख रहे हैं सर्वेश? जी बिल्कुल रूपिका, इस बार का अगर इलाहाबाद के चुनाव की बात करें तो इसलिए भी दिलचस्प होने वाला है कि पिछली बार यहाँ पर बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली थी और इस बार बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पिछली बार अगर 12 विधानसभाओं में से बात करें तो 8 समाजवादी पार्टी के पास थी, 3 बीएसपी के पास थी और 1 कांग्रेस के पास थी। इसी के साथ मैं आपको यहाँ का बूथ का नजारा भी दिखाना चाहूंगा। इस समय मैं ज्वाला देवी सरस्वती महाविद्यालय में हूँ और आप देखेंगे कि यहाँ पे 5 मतदेय स्थल बने हुए हैं, लेकिन ये उत्तरी विधानसभा का मतदान केंद्र है और आप देखेंगे कि शहर का मतदान केंद्र होने की वजह से यहाँ पे सन्नाटा है बिल्कुल, क्योंकि लोग घरों से कम निकल रहे हैं। सुबह यहाँ जब सिद्धार्थनाथ सिंह वोट डालने के लिए आए थे, जो पश्चिमी इलाहाबाद से प्रत्याशी भी हैं, तब यहाँ पे भीड़ देखने के लिए मिली थी। उसके साथ कुछ लोग हैं जो इन्होंने मतदान किया, वो भी हमारे साथ है, मैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन जो मुद्दों की बात आप कर रही थी, तो यहाँ जो 12 विधानसभा है, आप देखेंगे कि 12 अलग अलग विधानसभाओं के अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन 3 विधानसभा बहुत खास मानी जाती है। मैं उसके लिए इन लोगों से बात करूंगा कि उनके क्या मुद्दे होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर उत्तरी इलाहाबाद की बात करें, पश्चिमी इलाहाबाद की बात करें और दक्षिणी इलाहाबाद की बात करें, उत्तरी इलाहाबाद इसमें सबसे खास सीट मानी जाती है क्योंकि ये वीआईपी सीट है और ये सबसे बुद्धिजीवी जो लोग हैं वो इस पे रहते हैं, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट भी इसी एरिया में आता है और विश्वविद्यालय भी इसी एरिया में आता है और विश्वविद्यालय के जो 70,000 छात्र हैं उनका वोट बैंक भी इसी उत्तरी इलाहाबाद में है। और ये माना जाता है कि प्रधानमंत्री हर बार स्पोर्ट्स को बढ़ाने की बात करते हैं और 40,000 स्पोर्ट्स कोटे के वोटर हैं जो इस बार बीजेपी की तरफ देख रहे हैं। चलिए, लेकिन फिलहाल हम इन लोगों से जान लेते हैं कि मुद्दे क्या हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि हर सरकार महिलाओं की बात करती है, सुरक्षा की बात करती है, उनके लिए योजनाओं की बात करती है, आपको क्या लगता है कि कितना विकास हुआ है? इस बार मुद्दा क्या रहने वाला है? नहीं, विकास पहले तो नहीं हुआ था, लेकिन अब देखा जाए जब से बीजेपी सरकार आई है तब से काफी परिवर्तन और काफी सुधार भी हुआ है। महिलाओं को लेके भी बहुत सुरक्षा बढ़ गई है, काफी हो गया। चुनाव तो प्रदेश का है, ये चुनाव अब ये चुनाव तो प्रदेश का है, लेकिन इस प्रदेश से तो हम महिलाओं का सबसे पहले तो यही इच्छा होती है ना कि हम लोगों को एक रोजगार मिले, जो कि रोजगारों के लिए हमें मिलता नहीं है। बताया तो जाता है कि अब ये होगा, अब वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, लेकिन होते होते सरकार चेंज हुई, कहीं कुछ भी नहीं होता है। हम यही उम्मीद करते हैं कि अब की बार जो सरकार है वो हम महिलाओं की सुने और बेरोजगारों की सुने, महिलाओं की और बेरोजगारों की। और कमोबेश यही वो मुद्दा है जो सारे चरणों में हावी रहा है। रामदत्त त्रिपाठी जी, मुझे लगता है आप इस बात से अग्री करेंगे कि हम और बड़ी बात फिर ये कि हम जब टीवी पर आते हैं तो ज़रूर मुद्दों का जिक्र कर लेते हैं, ज़रूर ये कहते हैं कि मैं इस मसले पर वोट करूंगा या करूंगी, लेकिन जब आप वहां पहुंच जाते हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लेते हैं और जब बाहर आंकड़ा आता है तो वो ये आता है कि जाति के आधार पर वोट हो गई, पार्टी के आधार पर वोट हो गया, बाकी सारे मुद्दे फिर हवा हो जाते हैं। और ये जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं उनकी जो सत्ता में हिस्सेदारी की लड़ाई है, जिसको हम जाति के रूप में या धर्म के रूप में समझते हैं, वो ज़्यादा लोग चाहते हैं कि या तो हमारी बिरादरी का चीफ मिनिस्टर हो, नहीं तो हमारी बिरादरी का कम से कम विधायक हो। और बाकी दिनों में हम ज़रूर मुद्दों की बात करते हैं। अब जैसे इलाहाबाद में लोक सेवा आयोग है और लोक सेवा आयोग पूरे उत्तर प्रदेश की जो अच्छी नौकरियां हैं उनमें भर्ती का काम करता है और लगातार एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग में भ्रष्टाचार और जिस तरह से वहां हाई कोर्ट को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। और इलाहाबाद वैसे भी यूनिवर्सिटी है, तो अब देखिए वो चुनाव में मुद्दा बनता है या नहीं बनता है। नोटबंदी पे बहुत चर्चा हुई, बनता है नहीं बनता, या फिर वही जाति और धर्म जो सोशल प्रेजुडिसेस हैं, पावर शेयरिंग की लड़ाई है, वो मुझे लगता है ज़्यादा हो जाती है कहीं ना कहीं। अच्छा, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि सर बुंदेलखंड के 7 जिले हैं जो आज अपने मतदान करने वाले हैं, उसमें 189 करोड़पति है सर। ये जैसों के आसपास हाँ, बुंदेलखंड देखिए, हाँ। बुंदेलखंड में दोनों बातें हैं, गरीबी है, लेकिन वहाँ जो नदियाँ हैं ना, उन नदियों की वजह से ये जो गिट्टी, बालू, मोरंग और भी दूसरे खनिज पदार्थ हैं उधर ललितपुर की तरफ, उनकी वजह से पैसे वालों की कमी नहीं है और आबादी कम है, खेती भी बड़ी बड़ी है,
तो ऐसा नहीं है। और ये जो हमारे यहाँ जितना ये खनन का इतना बड़ा मुद्दा रहा है, जिसमें मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति, तो ये खनन का ज़्यादा तो हमारे बुंदेलखंड से ही आता है। वो सारा जो हमीरपुर और इधर बांदा और ये जो आसपास के इलाके हैं, तो ये ऐसा नहीं, करोड़पतियों की कोई कमी नहीं है। हाँ, लेकिन जो आम आदमी है उसकी ज़िंदगी कैसे सुधरे। वहाँ निरक्षरता भी है, साक्षरता मुश्किल से 60% है, 40% अभी भी लोग वहाँ के निरक्षर हैं। पानी की समस्या है गांव में। और होता क्या है कि हमने ये देखा कि पिछली सरकार हो ये सरकार, जो बात होती है तो राहत के जो पैकेज आते हैं, जो बड़ी बड़ी योजनाएं ऐसी आती हैं, तो वो भी ठेकेदारों का फ़ायदा होता है। जो आम आदमी की ज़िंदगी से वहाँ जो रोज़गार हो, खेती में सुधार हो, इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें जो लोगों की ज़िंदगी से जुड़ी है, वो उस तरह की योजनाएं भी नहीं आती। इसलिए पैसा तो बहुत आता है केंद्र से और राज्य से, लेकिन वो लोगों की जमीन जो तक पहुंच quality नहीं of पाता life है है, रामदत्त उसमें त्रिपाठी जी। बदलने और quality इस of बार life ये नहीं मुद्दा सुधरती। क्या जी। बहुत अहम होता है, ये भी समझना जरूरी होगा। और ग्राउंड से ही ये खबर आ सकती है। विशाल तो अक्सर इन सारी चीज़ों को कवर करते रहे हैं। विशाल, बुंदेलखंड जहाँ के 7 जिले आज अपने इस हक का इस्तेमाल करने वाले हैं वोट डालने के, बीएसपी और समाजवादी पार्टी हमेशा यहाँ टक्कर में रहे हैं। पिछली बार भी 7 सीटें आ गई थी समाजवादी को, 7 सीटें आ गई थी बहुजन समाज पार्टी को। कब्जा बहुत भारी बहुजन समाज पार्टी का रहा है। लेकिन क्या इस बार के ट्रेंड बदलते आपको नजर आ रहे हैं? लोग वाकई बहुत दुखी है, कई जगह तो बहिष्कार कर दिया है वोटिंग का। विशाल, बिल्कुल रूबिका, देखिए जो वोटिंग का ट्रेंड इस बार अगर बुंदेलखंड की बात करें तो पिछले 2 सालों से बुंदेलखंड काफ़ी चर्चा में। और हालांकि बुंदेलखंड लगातार अपनी बदहाली को लेकर पिछले कई सालों से चर्चा में है, उसमें सुधार की आवश्यकता है जो कि अभी तक नहीं हुई है। और बुंदेलखंड की अगर हम बात करें तो वहां पर लड़ाई अगर देखा जाए आज की तारीख में तो त्रिकोणीय लड़ाई है, सपा बसपा भाजपा। क्योंकि अभी तक बुंदेलखंड में सपा बसपा की फाइट ज्यादा देखी जाती थी, भाजपा बहुत कम सीटें जीत पाती थी। लेकिन इस बार भाजपा ने उन बागियों का सहारा लिया है जो दूसरे दलों से आए हैं। और जाहिर तौर पर जैसा भी रामदत्त त्रिपाठी जी बता रहे थे कि जाति आंकड़ा बहुत ज्यादा मायने रखता है इस रीजन में भी। और वही वजह है कि बीजेपी इस बार फाइट में बुंदेलखंड में दिखाई पड़ रही है, बागियों का सहारा लिया है। तो कई ऐसे नेता बुंदेलखंड में बीजेपी के साथ आए हैं जो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। कल तक वो बीएसपी में थे, चाहे आरके पटेल हो या दूसरे और नेता हो। तो कहीं ना कहीं जातिगत आंकड़ा जरूर फिट किया गया है बुंदेलखंड में। तो इससे ये लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, क्योंकि कांग्रेस का भी बुंदेलखंड में प्रभाव ठीक रहा है। अगर हम 2012 के चुनाव के नतीजों को देखें, उनके वोट परसेंटेज को देखें, और अब गठबंधन हुआ है सपा कांग्रेस का। बसपा वहां पर पहले से अच्छी फाइट करती आई है और भाजपा भी आज की तारीख में बुंदेलखंड में ठीक चुनाव लड़ रही है। लेकिन यहां पर अगर हम कोर इश्यूज की बात करें, चाहे वो वहां पर पानी की समस्या हो, वहां के किसानों के मुद्दे हो, हर पार्टियों ने वादे तो जरूर किए बुंदेलखंड को लेकर। लेकिन अगर वोटिंग पैटर्न देखें तो फिलहाल सबसे ज्यादा आगे अगर देखें तो कास्ट ही दिखाई पड़ता है रूबिका।